हेलो एंड नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आपकी आरजे उन्नति और मैं आपकी होस्ट आयुषी। और ये है पर्दा। और आज हम जिस केस की बात करने जा रहे हैं वो अमेरिका के इतिहास का सबसे कुख्यात सीरियल किलर केस माना जाता है। एक ऐसा केस जिसे पूरी दुनिया ग्रीन रिवर सीरियल किलर के नाम से जानती है। नाम सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि इसका कनेक्शन किसी नदी से है। और सच में है। इस केस का नाम उसी नदी से पड़ा जहां पहली बार कुछ लाशें मिली थीं। ग्रीन रिवर जो अमेरिका के सिएटल इलाके के पास बहती है। तो क्या यहीं से पूरी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई थी? हाँ, लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा 15 जुलाई 1982। सिएटल के पास बहने वाली ग्रीन रिवर के किनारे कुछ लोगों को पानी में बहती हुई कुछ लाशें दिखाई पड़ती हैं। और जाहिर है कि ये किसी के लिए एक बहुत ही ज्यादा भयानक दृश्य रहा होगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। लोगों की निगाह जैसे ही इस मंजर पर पड़ती है वो तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। कुछ ही वक्त बाद पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। लाश को नदी से बाहर निकाला जाता है और पहचान की प्रोसेस शुरू की जाती है। तो क्या उस लाश की पहचान हो पाई थी? हाँ, जांच के बाद पुलिस को पता चला कि वह लाश 16 साल की लड़की जिसका नाम था वेंडी ली कोफील्ड। ओह, सिर्फ 16 साल। इसका मतलब अभी तो उसकी जिंदगी शुरू भी नहीं हुई थी। और किसी ने उसे खत्म कर दिया। फिलहाल जब उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट सामने आती है तो मामला और भी गंभीर हो जाता है। रिपोर्ट बताती है कि लड़की के साथ पहले सेक्सुअल असॉल्ट किया गया था और उसके बाद उसका मर्डर किया गया था। यानी कि ये तो साफ साफ एक बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था। हाँ, पुलिस तुरंत ही इस केस को प्रायोरिटी देती है और सस्पेक्ट की तलाश शुरू कर देती है। लेकिन कई हफ्तों की जांच के बावजूद भी पुलिस को कोई ठोस सुराग मिल ही नहीं पाता। हाँ, और ऐसे मामलों में सबसे बड़ी मुश्किल यही होती है जब कोई क्लियर एविडेंस ना मिले। बिल्कुल। लेकिन इस केस की असली खौफनाक बात अभी सामने आना बाकी था। मतलब? करीब एक महीने बाद 15 अगस्त 1982 को उसी ग्रीन रिवर के इलाके में 3 और लाशें बरामद होती हैं। 3 और? हाँ, और ये तीनों भी महिलाओं की लाशें थीं जिनकी उम्र लगभग 17 साल, 23 साल और 31 साल बताई जा रही थी। तो अब तो पुलिस को शक होने लगा होगा कि ये किसी सीरियल किलर का काम है। बिल्कुल। लगातार मिलती इन लाशों ने पुलिस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि सिएटल और उसके आसपास के इलाके में कोई ऐसा इंसान जरूर घूम रहा है जो महिलाओं को ही अपना निशाना बना रहा है। और यहीं से शुरू हुई वो इन्वेस्टिगेशन जो आगे चलकर अमेरिका की सबसे लंबी और खौफनाक सीरियल किलर की इन्वेस्टिगेशन बन गई। बिल्कुल सही कहा तुमने। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने उन तीनों लाशों का भी पोस्टमार्टम करवाया और जो रिपोर्ट में सामने आया उसने सबके दिल को झकझोर के रख दिया। क्या? तीनों महिलाओं की हत्या का तरीका लगभग वही था जैसे 16 साल की वेंडी ली का केस था। यानी कि इन तीनों हत्याओं का एक ही पैटर्न था। बिल्कुल। जांच में पाया गया कि इन तीनों के साथ भी पहले सेक्सुअल असॉल्ट किया गया था और उसके बाद गला दबाकर उनकी हत्या कर दी गई। तो अब पुलिस के लिए ये साफ संकेत था कि शायद ये एक सीरियल ऑफेंडर का काम हो सकता है। और मामला यही खत्म नहीं हुआ। जब पुलिस पहले से मिले मामलों को समझने की कोशिश कर रही थी उसी दौरान 8 अक्टूबर 1982 से 7 नवंबर 1982 के बीच उसी इलाके में नदी के आसपास 3 और महिलाओं की लाशें बरामद होती हैं। मतलब अब कुल कितनी लाशें हो गई होंगी? उस समय तक लगभग 7 लाशें। सिर्फ कुछ महीनों में 7 हत्याएं? ये तो पूरे इलाके के लिए बहुत ही ज्यादा दहशतगर्द होगा। बिल्कुल, स्पेशली महिलाओं के लिए, क्योंकि वो सीरियल किलर किसी और को नहीं, फीमेल्स को टारगेट कर रहा था। सिएटल और उसके आसपास के इलाकों में डर का माहौल फैल रहा था। मीडिया में इस केस की चर्चा तेज हो गई। मीडिया में इस केस की चर्चा और भी तेज हो गई। पुलिस पर भारी दबाव बढ़ने लगा और जल्द से जल्द हत्यारे को पकड़ने का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। और जब कोई स्पष्ट सबूत ना हो तो इन्वेस्टिगेशन और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। यही तो बात है। यही इस केस में भी हो रहा था। पुलिस ने हर संभव दिशा की जांच कर ली। सस्पेक्ट की पहचान की गई, लोगों से पूछताछ की गई, कई लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए हिरासत में भी लिया गया, लेकिन कोई सबूत हाथ ही नहीं लग रहा था। लेकिन क्या किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला? नहीं, काफी इन्वेस्टिगेशन और जांच के बावजूद भी पुलिस को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसके खिलाफ कोई पक्का एविडेंस हो। पर तुम्हें पता है, एक ऐसा नाम जरूर था जो बार बार घूम घूम कर आ रहा था। कौन? गैरी लियोन रिजवे। गैरी रिजवे, यानी वही आदमी जो बाद में इस केस से जुड़ा माना गया था। हाँ,
लेकिन उस समय पुलिस के पास उसके खिलाफ भी कोई एविडेंस नहीं था। तो फिर क्या वजह थी जो पुलिस ने उसे सस्पेक्ट माना? एक्चुअली हुआ क्या था, एक परिवार ने पुलिस को बताया था कि जिन लड़कियों की लाशें मिली थीं, उनमें से एक लड़की को उन्होंने ट्रक में बैठते हुए देखा था और अगले दिन उसी तरह का सेम ट्रक गैरी रिजवे के घर के सामने खड़ा था। यानी शक की एक छोटी सी कड़ी गैरी तक पहुंच रही थी। इसी वजह से गैरी को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने गैरी समेत कई सस्पेक्ट के सीमन सैंपल को भी लिया और उन्हें विक्टिम के शरीर से मिले सैंपल के साथ फॉरेंसिक टेस्टिंग के लिए भी भेजा था। और क्या कोई मैच मिला? नहीं, किसी भी सस्पेक्ट का सैंपल उन विक्टिम से मिले सैंपल से मैच ही नहीं हुआ। यानी कि अभी भी पुलिस के पास गैरी के लिए कोई भी सबूत नहीं है। सबूतों की कमी और फॉरेंसिक मैच न होने की वजह से गैरी सहित सभी सस्पेक्ट को रिहा कर दिया गया। और शायद उसी समय पुलिस को अंदाजा भी नहीं था कि जिस व्यक्ति को वो जाने दे रहे हैं आगे चलकर वही अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक किलर निकलेगा। और यहीं से ये मामला और भी मिस्टीरियस बनता जा रहा था। और हैरानी की बात तो ये है कि उस आदमी का नाम बार बार घूम घूम कर पुलिस के सामने पहले ही आ चुका था, पर फिर भी एविडेंस की कमी होने की वजह से उसे छोड़ दिया जा रहा था। और अब गैरी लियोन रिजवे, ये नाम भुलाना तो मेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया है। खैर, हाँ सही कहा, ये नाम हिस्ट्री के उन पेजेस में शामिल हो गया है जिसे कभी नहीं मिटाया जा सकता। खैर, गैरी लियोन रिजवे, जिसका जन्म 18 फरवरी 1949 को अमेरिका के उटाह राज्य में हुआ था। उसका परिवार कैसा था लेकिन? गैरी के पिता ट्रक ड्राइवर थे। स्कूल खत्म होने के बाद गैरी ने अपने स्कूल गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर ली थी। तो मतलब शुरू में उसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी। ऊपर से दिखने में तो सब नॉर्मल था, लेकिन अंदर अंदर कुछ और था। अंदर क्या था? ऊपर से जितनी नॉर्मल जिंदगी दिख रही है गैरी की, अंदर से बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। गैरी ने यूनाइटेड स्टेट नेवी ज्वाइन कर ली थी और उसे वियतनाम वॉर में भी भेज दिया गया था। ओह, वियतनाम वॉर, यानी कि उस समय के सैनिक के भी मन में इसका गहरा प्रभाव रहा होगा। सही कहा। वियतनाम में रहते हुए गैरी का जो बिहेवियर है वो धीरे धीरे बदलने लगा था। बताया जाता है कि वह वहाँ अपना ज्यादातर समय अलग अलग सेक्स वर्कर्स और महिलाओं के साथ बिताता था। तो फिर इसका असर तो उसकी शादी पे भी पड़ा होगा। बिल्कुल सही कहा। जब वो वापस लौटा तो उसने अपनी पत्नी के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया, जो कि काफी आक्रामक और गलत होता। लगातार झगड़े, खराब रिश्ते की वजह से 1 साल के अंदर ही उसकी पहली शादी टूट भी जाती है। और उसके बाद? पहली शादी खत्म होने के कुछ साल बाद 1973 में गैरी ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी? अब ये किससे? उसकी दूसरी पत्नी का नाम था मार्सिया लोरेन ब्राउन। तब फिर क्या ये शादी उसकी सफल रही? नहीं, ये रिश्ता भी ज्यादा समय तक नहीं चला। बताया जाता है कि गैरी का जो बिहेवियर था वो वैसा ही रहा, अपनी पत्नी के साथ काफी कठोर, काफी हिंसक और काफी खराब। यानी उसका गुस्सा और उसका बिहेवियर लगातार खराब होता जा रहा था। बिल्कुल। और आखिरकार 1981 में उसकी दूसरी शादी भी खत्म हो जाती है। और इसी के लगभग 1 साल बाद यानी कि 1982 में गैरी रिजवे ने उस रास्ते पर कदम रखा जिसे आगे चलकर उसे अमेरिका का सबसे फेमस और खतरनाक सीरियल किलर में शामिल कर दिया गया। यानी वही समय जब ग्रीन रिवर के आसपास लाशें मिल रही थी। बिल्कुल सही कहा। एक के बाद एक कई महिलाओं के मर्डर होने लगे और उनकी लाशें अक्सर ग्रीन रिवर के आसपास के इलाकों में मिलती रहीं। लेकिन पुलिस गैरी तक पहुंच क्यों नहीं पा रही थी? सबसे बड़ी एक ही वजह है ना, एविडेंस की कमी। यानी एविडेंस की कमी से बार बार कातिल भटक रहा था और आजाद दुनिया के सामने घूम रहा था। बिल्कुल। और शायद उसके बिहेवियर पे भी किसी ने अभी तक नजर ही नहीं दौड़ाई थी। हालांकि तुमने अभी बताया था कि 1982 में उसे सस्पेक्ट के रूप में पकड़ा भी गया था। वो कैसे? सही कहा। उस समय जब एक परिवार ने आकर बताया था तो उसे सस्पेक्ट के रूप में पकड़ा जरूर किया था, बट क्योंकि उस वक्त की फॉरेंसिक सैंपल्स में उसका नाम, उसका एविडेंस कहीं मैच ही नहीं हुआ तो उसे जाने दिया गया। फिर भी वो बचा कैसे? क्योंकि उस समय की डीएनए टेक्नोलॉजी आज की तरह इतनी एडवांस नहीं थी। जो सैंपल पुलिस के पास थे उनसे गैरी के खिलाफ कोई पक्का मैच ही नहीं हुआ और यही वजह थी कि गैरी खुला छूट गया। और मुझे लगता है ना, गैरी को खुला छोड़ना ये पुलिस के लिए अब सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। तो जब कोई कातिल ऐसे खुलेआम घूमेगा और उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी तो उसे और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलने लग जाएगा और हत्याएं करने के लिए।
अच्छा ठीक है, लेकिन अब इसके आगे क्या होने वाला था? आगे आगे लाशें मिलती जा रही थी। तब इन्वेस्टिगेटर्स के दिमाग में एक ख्याल आया। इन्वेस्टिगेटर्स ने विक्टिम के बैकग्राउंड को ध्यान से देखना शुरू किया और वहाँ एक पैटर्न दिखाई पड़ता है। पैटर्न? कैसा पैटर्न? ज्यादातर पीड़ित ऐसी लड़कियां थीं जो या तो घर से भागकर आई थीं या सेक्स वर्क में शामिल थीं या फिर जिनका कोई परिवार नहीं था या परिवार से लगभग कम संपर्क बाकी था, यानी कि ना के बराबर। यानी कि किलर ऐसे लोगों को निशाना बना रहा था जिनकी गुमशुदगी शायद तुरंत नोटिस में ना आए। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे लोगों की रिपोर्ट कोई नहीं लिखाता, उन्हें ढूंढने कोई नहीं आता और यही किसी भी क्रिमिनल के लिए सबसे आसान टारगेट होता है। जब इन्वेस्टिगेटर्स के दिमाग में ये ख्याल आया और उसी की वजह से उन्होंने उन इलाकों में नजर रखना शुरू की जहां पर सेक्स वर्कर्स काम करते थे। उनके ऊपर निगरानी और भी ज्यादा बढ़ा दी गई। उम्मीद ये थी कि शायद उन्हीं के बीच में कोई ऐसा सुराग मिलेगा या फिर वो व्यक्ति सामने आएगा जो इन हत्याओं के पीछे है और ये केस आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो क्या फिर कुछ पता चला? हाँ, इसी निगरानी के दौरान एक दिन पुलिस की नजर एक ऐसी घटना पर पड़ी जिसने उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा। क्या हुआ था? पुलिस ने देखा था कि गैरी रिचवे एक सेक्स वर्कर के साथ बेहद ही आक्रामक तरीके से उलझा हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार वह उसके साथ बहुत ही हिंसक व्यवहार कर रहा था और स्थिति बहुत खतरनाक होती जा रही थी। तो फिर पुलिस ने तुरंत जाके इंटरफेयर तो जरूर किया होगा। हाँ, पुलिस ने वहीं गैरी को गिरफ्तार कर लिया और उसे पूछताछ के लिए फिर से थाने ले गई। क्या इस बार पुलिस को गैरी के खिलाफ कोई सबूत मिला या फिर इन हत्याओं के पीछे का कोई सबूत? चीजों को देखते हुए एक बार फिर से गैरी को सस्पेक्ट माना गया और इस बार एक बहुत ही लंबी पूछताछ भी की गई। इसी दौरान पुलिस ने उसे पकड़ा और पॉलीग्राफी टेस्ट भी करवाया। अच्छा, पॉलीग्राफी यानी कि वो टेस्ट जो लाई डिटेक्टर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। सही कहा। इसी टेस्ट से व्यक्ति से सवाल पूछे जाते हैं और साथ साथ उसकी हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ब्रीथिंग रेट एंड अन्य फिजिकल रिस्पॉन्सेस को रिकॉर्ड किया जाता है। माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो इनकी प्रतिक्रियाओं में बदलाव दिखाई पड़ता है। तो क्या इस टेस्ट से गैरी के खिलाफ कुछ सामने आया? नहीं, गैरी सोच से कई गुना ज्यादा चालाक था और उसने इन सारी चीजों को कंट्रोल कर लिया। यानी कि पॉलीग्राफी टेस्ट को भी मात दे दी उसने। बिल्कुल सही कहा। और इस बार फिर से पुलिस के हाथ खाली थे। यानी कि पुलिस को इस बार भी उसे रोकने के कोई भी ठोस सबूत नहीं मिले। बिल्कुल, इसी वजह से गैरी को फिर से छोड़ दिया गया। और यही वो मोड़ आता है जहां शायद ये मामला और भी ज्यादा खतरनाक हो गया था। गैरी को अब पूरी तरह से यकीन भी आई थिंक हो चला था कि उसे कोई नहीं पकड़ सकता। रिहा होने के बाद गैरी ने अपने अपराध बंद नहीं किए, बल्कि वह पहले की तरह और भी महिलाओं को निशाना बनाता रहा। और हर बार वही पैटर्न दोहराता था क्या? लगभग। हत्या के बाद वह अक्सर लाशों को ग्रीन रिवर के आसपास के इलाकों में फेंक देता था। और पुलिस को बार बार सिर्फ एक ही चीज मिलती, वो थी लाश। बिल्कुल, इसी वजह से मीडिया ने इस अननोन किलर को एक नाम देना शुरू कर दिया और वही नाम आगे चलकर पूरी दुनिया में मशहूर हो गया, द ग्रीन रिवर सीरियल किलर। इतने सारे शक होने के बावजूद भी पुलिस गैरी तक नहीं पहुंच पा रही थी। हाँ, और इसी दौरान उसकी जिंदगी जो ऊपर से एकदम सामान्य दिख रही थी, उसी के अंदर बहुत कुछ हो रहा था। 1985 के आसपास गैरी एक और महिला को डेट करना शुरू करता है जिसका नाम था जूरियत माउसन। बाद में वही उसकी तीसरी पत्नी बनती है। यानी बाहर से देखने में उसकी जिंदगी बिल्कुल आम इंसान जैसी लग रही थी। बिल्कुल, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल अलग थी। शादी के बाद गैरी का सेक्स वर्कर के पास जाना बंद नहीं हुआ और इसी दौरान वह लगातार महिलाओं की हत्या करता जा रहा था। हत्या का ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने इस केस की जांच के लिए एक विशेष टीम बनाई जिसे कहा गया ग्रीन रिवर टास्क फोर्स। मतलब पूरी दुनिया की टीमें मिलके सिर्फ एक सीरियल किलर के पीछे हाथ धो के पड़ गईं, जिनका अब सिर्फ एक ही टारगेट था, उस किलर तक पहुंचना जिसने इतनी महिलाओं की हत्या की है। इस टास्क फोर्स ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लोगों से पूछताछ की, इलाके की जांच की, संभावित सस्पेक्ट की एक लिस्ट बनाई गई, लेकिन फिर भी ऐसा कोई सबूत ही नहीं मिला जो सीधे हत्यारे तक पहुंच सके। फिर पुलिस ने क्या किया? एक बार फिर सस्पेक्ट की नई सूची तैयार की गई और इस बार फिर से इस लिस्ट में नाम था गैरी रिचवे का। यानी कि अभी भी पुलिस को गैरी पे शक था। हाँ, और इस बार पूछताछ के दौरान पुलिस ने गैरी के बाल और सलाइवा का सैंपल भी लिया था, लेकिन उस समय जो फॉरेंसिक टेक्निक्स उपलब्ध थीं, उससे पुलिस को कोई भी सक्सेस नहीं मिली। और नतीजा वही हुआ।
गैरी को एक बार फिर से छोड़ दिया गया। और यही उसकी आज़ादी को आगे लेके गई और लोगों के लिए ये आगे चल के बहुत ज़्यादा खतरनाक भी साबित हुआ। सही कहा। गैरी अपनी आज़ादी का पूरा फायदा उठाते हुए फिर से महिलाओं को निशाना बनाता जा रहा था। समय बीतता गया, साल बदलते गए, लेकिन पुलिस अभी तक उस किलर तक नहीं पहुंच पा रही थी। फिर वक्त आता है साल 2001 का। तब तक गैरी पर शक तो था ही, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। 2001 यानी तब तक लगभग कितनी लाशें मिल चुकी होंगी? शायद 50 से ज्यादा। 50 लाशें, वो भी एक आदमी ने मारे थे। और अभी तो इसकी गिनती बाकी है। अच्छा, आगे बताओ, आगे क्या हुआ? दरअसल पुलिस के पास 7 अप्रैल 1987 को लिया गया एक पुराना सैंपल मौजूद था। 2001 तक डीएनए टेक्नोलॉजी भी आगे हो चुकी थी, काफी विकसित हो चुकी थी, और वहां पर ये सैंपल मैच किया गया। यानी कि वही पुराना एविडेंस फिर से जांचा गया। हाँ, और इस बार डीएनए टेस्ट ने गैरी रिचवे को सीधे इन हत्याओं से जोड़ दिया। इसके बाद 2001 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फाइनली इसके खिलाफ कोई सबूत तो मिला, लेकिन क्या गैरी ने अपना जुर्म को एक्सेप्ट किया? नहीं, गिरफ्तारी के बाद गैरी ने सभी आरोपों से इनकार कर दिया। पुलिस लगातार पूछताछ करती रही, कई महीने गुजर गए, लेकिन गैरी मुंह नहीं खोल रहा था। लेकिन आखिरकार सच सामने आया कैसे? काफी समय के बाद गैरी ने पुलिस के सामने एक शर्त रखी। शर्त? हाँ, उसने कहा कि वह अपने सारे क्राइम एक्सेप्ट करेगा, हर मामले की जानकारी भी देगा, लेकिन बदले में उसे मौत की सजा नहीं दी जाएगी। यानी कि वो पुलिस के साथ डील करना चाहता था। बिल्कुल सही कहा, और सरकार ने ये शर्त मान भी ली, क्योंकि उस समय इन मामलों का सच जानना ज्यादा जरूरी था। इसके बाद गैरी ने जो कबूल किया, उसने सबको निशब्द कर दिया। अच्छा, ऐसा क्या बताया उसने? उसने कहा कि उसकी पहली हत्या 1982 में थी। उसके बाद लगातार महिलाओं को निशाना बनाता रहा और अक्सर उनकी लाशों को ग्रीन रिवर के आसपास के इलाकों में फेंक देता था। तो फिर अभी तक लगभग कितनी लाशें थीं, उसको याद था ये? उसने कहा कि उसे संख्या तो नहीं याद है, लेकिन अगर अनुमान लगाया जाए तो 70 से 90 के बीच हो सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये संख्या 100 से भी ज्यादा हो सकती है। ओह माय गॉड, यानी 70, 80 और 100 या फिर उससे भी ज्यादा। आगे क्या हुआ फिर? फिलहाल के लिए जांच के दौरान पुलिस को सिर्फ 48 विक्टिम की पहचान करने में सफलता मिली। और आखिरकार अदालत ने फैसला क्या दिया? अदालत ने गैरी रिचवे को 48 अलग अलग हत्याओं के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसमें सबूत मिटाने और अपराध के लिए भी दूसरी सजा शामिल थी। और उसे कभी पैरोल नहीं मिलेगा? हाँ, अदालत के ऑर्डर के अकॉर्डिंग वह अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही बिताएगा। लेकिन एक सवाल अभी भी मेरे मन में रह जा रहा है। एक साधारण सा सीधा साधा दिखने वाला आदमी एक खतरनाक सीरियल किलर आखिर बना कैसे? और तुम्हारे इस सवाल का जवाब शायद उसके बचपन में छिपा है। बचपन में छुपा है मतलब? रिपोर्टर्स के अनुसार गैरी का बचपन एक ऐसे माहौल में बीता जहां घर का वातावरण बिल्कुल भी स्थिर नहीं था। उसके पिता अक्सर ट्रक ड्राइवर के रूप में लंबे सफर पर रहते थे और परिवार में अक्सर झगड़े हुआ करते थे। कहा जाता है कि घर का माहौल बच्चों पर बहुत ही ज्यादा असर डालता है। सही कहा, और ऐसी परिस्थितियों ने गैरी के बिहेवियर और उसकी सोच पर गहरा प्रभाव डाला। समय के साथ उसका व्यवहार, उसकी मानसिकता दोनों बदलते गए, और वही बदलाव आगे चलकर उसे इस रास्ते पर ले गए जिसने उसे इतिहास का सबसे खतरनाक सीरियल किलर बना डाला। और शायद यही वजह है कि आगे चलकर वो बच्चा इतिहास का सबसे खौफनाक सीरियल किलर में से एक था। बिल्कुल, गैरी रिचवे की कहानी आज भी क्रिमिनोलॉजी और साइकोलॉजी की दुनिया में एक बड़ा अध्ययन मानी जाती है। इस खौफनाक केस पर समय समय पर कई डॉक्यूमेंट्रीज, फिल्म्स और टीवी अडेप्टेशन भी बनाई जा चुकी हैं, जो इस पूरे मामले की जांच और उसके अपराधों को समझने की कोशिश करते हैं। और यही थी कहानी द ग्रीन रिवर किलर की। एक ऐसा मामला जिसने कई सालों तक पूरे अमेरिका को दहशत में रखा। बिल्कुल, और इसी के साथ अब हम चाहेंगे आपसे इजाजत। फिर मुलाकात होगी लेकर के एक और सच्ची घटना। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।